हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बिंदुसार के बारे में कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अशोक के बारे में, जो बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य की उत्तराधिकारी हुआ। बिंदुसार की पत्नी शुभदांगी, जो अशोक की मां थी। बिंदुसार और शुभदांगी का पुत्र अशोक, जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। देखिए, अशोक की माता शुभदांगी और पिता बिंदुसार। अशोक की माता जो शुभदांगी, जो चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी। दिव्यदान में इनको दो नामों से और जाना जाता है, पाशादिका और सेकंड जनपद कल्याणी। अशोक के 5 विवाह हुए। फर्स्ट, महादेवी के साथ, जो विदिशा में श्रेष्ठ की पुत्री थी। श्रेष्ठ की पुत्री थी। सेकंड, कौरविकी के साथ, इनका सेकंड विवाह कौरविकी के साथ हुआ। सेकंड विवाह इनका किसके साथ हुआ? कौरवी के साथ, जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है। कौरवी का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। कौरवी का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति गद्य पद दोनों में है, जिसके लेखक हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबार में आए थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, अकबर, इनका उल्लेख भी मिलता है। अकबर, इनका उल्लेख भी प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। तीसरा विवाह इनका
तिस्रक्षिता के साथ हुआ। तिस्रक्षिता के साथ हुआ जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी। जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी और इन्होंने बोध गया वृक्ष को कटवा दिया था। तिस्रक्षिता ने बोध गया वृक्ष को कटवा दिया था। अब फोर्थ, चौथा विवाह इन्होंने पद्मावती के साथ किया। पद्मावती के साथ किया। फिफ्थ या फिर कहें पांचवा विवाह इन्होंने असंघमित्रा के साथ किया। असंघमित्रा के साथ किया। देखिए, फर्स्ट विवाह इन्होंने महादेवी के साथ किया जो विदिशा में श्रेष्ठ की पुत्री थी। सेकंड विवाह क्रोविकी के साथ किया जो जिसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, जिसके लेखक हरिसेन है, और प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर, अकबर का भी उल्लेख किया गया है। तीसरा विवाह इन्होंने तिस्रक्षिता के साथ किया जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी और उन्होंने बोध गया वृक्ष को कटवा दिया था। और चौथा विवाह इन्होंने पद्मावती के साथ किया था और पांचवा विवाह इन्होंने असंघमित्रा के साथ किया था। महादेवी के एक पुत्र और एक पुत्री थी, महेंद्र और संघमित्रा। संघमित्रा। कौरविकी का एक पुत्र था जिसका नाम तीवर था। तीवर। और पद्मावती का भी एक पुत्र था जिसका नाम कुणाल था। बिंदुसार जो अशोक के पिता थे, शुभद्रांगी जो इनकी माता थी। इन्होंने 5 विवाह किए। पहला महादेवी के साथ, दूसरा कौरविकी के साथ, तीसरा तिस्रक्षिता के साथ, चौथा पद्मावती के साथ और पांचवा असंघमित्रा के साथ। महादेवी के एक पुत्र एक पुत्री महेंद्र और संघमित्रा हुए। कौरविकी का एक पुत्र जिसका नाम तीवर था और पद्मावती का एक पुत्र कुणाल हुआ। बिंदुसार के समय अशोक को 2 राज्यों का राजा बनाया गया। बिंदुसार के समय अशोक को 2 राज्यों का राजा बनाया गया। पहला तक्षशिला और दूसरा उज्जैनी। बिंदुसार के समय में 2 राज्यों का राजा बनाया गया था अशोक को, पहला तक्षशिला और दूसरा उज्जैनी। जब उज्जैनी के राज्यपाल थे अशोक, उसी समय अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी महादेवी से हो गया था। जब अशोक उज्जैनी के राज्यपाल थे तभी इनका विवाह विदिशा की राजकुमारी महादेवी के साथ कर दिया गया था। इनके जो पुत्र और पुत्री हुए महेंद्र और संघमित्रा, उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया था। अशोक ने इन्हें श्रीलंका भेजा था और इन्हीं के कहने पर सांची के स्तूप का निर्माण किया गया। महेंद्र और संघमित्रा के कहने पर ही सांची के स्तूपों का निर्माण किया गया था। अशोक की दूसरी पत्नी कौरविका थी जिसे तीवर का जन्म हुआ। इन दोनों का उल्लेख रानी की अभिलेख से प्राप्त होता है। जो अशोक की दूसरी पत्नी थी कौरविकी, उनका उल्लेख रानी की अभिलेख से भी प्राप्त होता है।
बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। अब देखिए 269 ईसा पूर्व अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, और जब यह मगध की राजगद्दी पर बैठे थे तो उसके बाद अशोक को अवंती का राज्यपाल घोषित किया गया। जब यह मगध की राजगद्दी पर बैठे थे उसके बाद ही इन्हें अवंती का राज्यपाल घोषित कर दिया गया था। अशोक को वायु पुराण में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। वायु पुराण अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है, और माशकी शिलालेख में बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। माशकी शिलालेख में बुद्ध शाक्य के नाम से जाना जाता है। जब अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था और तौशली पर अधिकार कर लिया था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण की और विजय प्राप्त की, और उसकी राजधानी तौशली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग आक्रमण के दौरान काफी नरसंहार हुआ था। जब यह कलिंग आक्रमण हुआ था तब उसमें बहुत से लोग मारे गए थे। सारे ही लोग मारे गए थे, कि महिलाएं भी मारी गई थी, छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे, बूढ़े भी मारे गए थे। तो इस युद्ध में काफी नरसंहार हुआ था, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध, जब कलिंग पर आक्रमण हुआ और उसके बाद अशोक की विजय हुई, और तब उस आक्रमण में जो लोग मारे गए, महिलाएं भी मारी गईं, बच्चे भी मारे गए, छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए और बूढ़े भी मारे गए। तो उस आक्रमण के बाद अशोक पर प्रभाव पड़ा। अशोक सोच में पड़ गए कि मतलब महिलाएं भी मारी गई इस युद्ध में, बच्चे भी मारे गए। इसके बाद जो इनका भतीजा था वह बौद्ध भिक्षु था, जिसका नाम निग्रोध था। निग्रोध से यह प्रभावित हुए, निग्रोध से अशोक प्रभावित हुए। तब उसके बाद निग्रोध ने अशोक को उपगुप्त, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनसे मिलवाया। उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु थे, निग्रोध ने अशोक को उनसे मिलवाया, और उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए, जब कलिंग आक्रमण हुआ उसके बाद अशोक अपने भतीजे से प्रभावित हुआ। अशोक अपने भतीजे निग्रोध से प्रभावित हुआ। निग्रोध ने अशोक को उपगुप्त से मिलवाया और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और आगे चलकर मोगली पुत्र तिष्य
को अपना गुरु बनाया। अशोक ने आगे चलकर मोगली पुत्र तिस्स को अपना गुरु बनाया। निग्रोध से प्रभावित हुए। निग्रोध ने उपगुप्त से मिलवाया इन्हें, जो कि बौद्ध भिक्षु थे। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की अशोक को दीक्षा दी और इसके बाद अशोक ने मोगली पुत्र तिस्स को अपना गुरु बनाया। और इसके बाद ही अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तृतीय बौद्ध संगीति भी अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वह भी अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थान पुत्र में और अध्यक्ष जिसके मोगली पुत्र तिस्स थे। मोगली पुत्र तिस्स थे और शासनकाल अशोक का। देखिए तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में ही हुई थी। 255 ईसा पूर्व हुई थी। पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली तिस्स इसके अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल था। अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद शासनकाल के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा की, जबकि शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने शासनकाल के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की और जबकि शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। देखिए शासनकाल के 10वें वर्ष में इन्होंने बोधगया की यात्रा की और 20वें वर्ष में इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अब हम जानते हैं शिलालेख के बारे में। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था भारत में। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइका लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक ने जिन शिलालेखों का निर्माण कराया उनमें ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइका लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइका लिपि का उल्लेख अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान में शिलालेख का निर्माण कराया अशोक ने, जो अफगानिस्तान में शिलालेखों का निर्माण कराया अशोक ने, उसमें ग्रीक एवं अरमाइका लिपि देखने को मिलती है। और जो अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में कराए, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जिन अभिलेखों का निर्माण कराया उनमें खरोष्टी लिपि देखने को मिलती है।
खरोष्टी लिपि। और शेष अभिलेख भारत में जो शेष अभिलेख हैं, देखिए भारत में जो भी अभिलेख हैं उनका उल्लेख या उसमें ब्राह्मी लिपि देखने को मिलती है। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा है। शिलालेख, अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में बांटा है। शिलालेख, सेकंड स्तंभलेख और थर्ड गुहालेख। अशोक ने शिलालेख की खोज 1750 में पदेंट्री फ्लेंटेश, अशोक ने शिलालेखों की खोज 1750 में पादेट्री फेंथेलेरर, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादेट्टी फिंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। जो अशोक के शिलालेख हैं उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। जेम्स प्रिसेप को 1837 में हुई थी। अब हम जानते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें विषय हैं उनको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहला शिलालेख जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख जिसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सीय व्यवस्था का उल्लेख किया है। मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। जो तीसरा शिलालेख है उसमें राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। चौथा शिलालेख, इस शिलालेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। चौथा शिलालेख जिसमें भैरी घोष की जगह
धम्मघोष। धम्मघोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख। पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्य। धर्म महामात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। जो सातवां शिलालेख है उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। और आठवां शिलालेख, इसमें भी अशोक की तीर्थ यात्राओं का ही उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। दसवां शिलालेख। दसवां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। दसवें शिलालेख में आदेश दिया गया है कि राजा तथा जो उच्च अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। ग्यारहवां शिलालेख। ग्यारहवां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म यानी धर्म का प्रचार। धम्म का अर्थ है धर्म का प्रचार। उसकी धम्म की व्याख्या की गई है। बारहवां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। जो 12वां शिलालेख है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति जो स्त्री होती हैं उन स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। बारहवें शिलालेख में 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी 13वें शिलालेख में कही गई है और इसमें पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी किया गया है।
कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन और पड़ोसी राजाओं की बात भी 13वें शिलालेख में करी गई है। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट शिलालेख, 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। जो 14वां शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ये तो हो गए हमारे शिलालेख जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्रह्म लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। जो अशोक के स्तंभ लेख हैं 7, वह ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं और अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है। अब हम जानते हैं स्तंभ लेखों के बारे में। फर्स्ट, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था और अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। पहले कौशाम्बी में स्थित था, इसके बाद अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। किले में स्थापित कराया। सेकंड स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया। टोपरा से दिल्ली लाया गया। देखिए, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, इनका डिस्कशन हम आगे वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट थर्ड, दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया गया। यह पहले मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। फोर्थ है रामपुरवा। चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा।
रामपुरवा। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने इसकी खोज की थी। 5वां स्तंभलेख लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज जो कि चंपारण बिहार में है। बिहार में स्थित है। 6वां स्तंभलेख लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ यह चंपारण बिहार में है और इस पर मोर का चित्र बना है। ये है हमारे स्तंभलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी की बाव कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुम्भीदेई है। देखिए रुम्भीदेई, रुम्भीदेई अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। यह जो सबसे छोटा स्तंभलेख है रुम्भीदेई, इसमें अशोक ने जब अशोक लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा कर दी गई थी। इसमें भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा कर दी गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। देखिए अशोक का जो 7वां अभिलेख है वह सबसे लंबा अभिलेख है। पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। जो प्रथम मैंने आपको शिलालेख बताया इसके पहले, उसमें यह भी घोषणा की गई है कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुन्ना या फिर कहें कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइका भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक का जो सार ए कुन्ना अभिलेख है, सार ए कुन्ना या फिर कहें कंदहार इसमें ग्रीक एवं अरमाइका भाषा का प्रयोग किया गया है। ग्रीक अरमाइका भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम जानते हैं अशोक के धम्म। अशोक का धम्म यानी अशोक ने जब धर्म का प्रचार किया। सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए अशोक ने अपना एक धर्म चलाया था जिसे धम्म के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि धम्म यानी धर्म का प्रचार। तो अशोक ने एक सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए एक धम्म यानी धर्म का प्रचार किया, धर्म चलाया। इसका उल्लेख 7वें स्तंभलेख में किया गया है। धम्म का उल्लेख 7वें स्तंभलेख में किया गया है। इस धर्म में मन की शुद्धता, आत्मनियंत्रण, नैतिकता, सदाचार एवं जिसमें सामाजिक सद्भाव बना रहे। जब धर्म का प्रचार
किया जाता। इस धर्म में मन की शुद्धता, मन की शुद्धता, आत्म नियंत्रणता, आत्म नियंत्रण, नैतिकता, सदाचार एवं जिसमें सामाजिक सद्भाव बना रहे, सामाजिक सद्भाव बना रहे। अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने अपने शासन के 13वें वर्ष में धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें हम धम्म महामात्र के नाम से जानते हैं। जिन अधिकारियों की नियुक्ति की गई उनको हम धम्म महामात्र के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं अशोक की राजनीतिक स्थिति के बारे में। राजनीतिक स्थिति। मौर्यकालीन समाज में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 जातियों का उल्लेख किया है। मौर्य काल में जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें 7 जातियों का उल्लेख किया गया है। 7 जातियों का उल्लेख किया गया है। अब वह 7 जातियां कौन कौन सी हैं उनको भी हम देखते हैं, उनको भी हम जानते हैं। तो फर्स्ट दार्शनिक, सेकंड किसान, थर्ड सैनिक, बदाई, फोर्थ बदाई, फिफ्थ कलाकार, सिक्स न्यायिक और सेवेंथ नियोजनकर्ता। नियोजनकर्ता। इन 7 जातियों का उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। प्रांतों के प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र, जो प्रांतों के प्रशासन हुआ करते थे, जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे, प्रशासक हुआ करते थे, जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे उन्हें कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिनमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। देखिए, सम्राट की सहायता के लिए जो मंत्री परिषद हुआ करती थी उनमें सदस्यों की संख्या 16, 12, 16, 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट, साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जब नियुक्ति होती थी तो उनके चरित्रों को, साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति होती थी तो उसके पहले उनके चरित्रों को जांचा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था।
पुरोहित की नियुक्ति होती थी तो उसके पहले इनके चरित्रों को जांचा जाता था। चरित्रों को जांचा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की जब नियुक्ति होती थी तो उसके पहले उनके चरित्रों को जांचा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य यहाँ एंड हुआ। मौर्य साम्राज्य के हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी डिस्कस किया, बिंदुसार के बारे में भी डिस्कस किया और आज की वीडियो में हमने अशोक के बारे में भी डिस्कस किया। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना अशोक के बारे में, अशोक के शासनकाल के बारे में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।